हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 5 जून। वीडियो के संबंध में यदि कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज है 5 जून। ये प्रतिवर्ष 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बेहद ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो इस बार 2021 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी जो थीम रखी गई है वो ज़रूर इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। ये है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। तो इस प्रकार से इसकी थीम रखी गई है, यानी कि RRR आप बोल सकते हो। ये आप बोल सकते हो इसको RRR। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस प्रकार की थीम। और मुझे बताइए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब से सेलिब्रेट करना है, इसको शुरू किया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ बताया जा रहा है एक न्यूज़ के अंदर, ये पेज नंबर 1 की न्यूज़ है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आज है और आज ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से प्रकृति अनलॉक हुई है, आबो हवा को बूस्टर मिला है। यानी कि जो लॉकडाउन रहा उसके कारण कई सारी जो गतिविधियाँ हैं वो बंद रहीं, जिसके कारण जो हमारा पर्यावरण है कम प्रदूषित हुआ वो। तो यहाँ पे से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सहारनपुर से हिमालय की चोटियाँ अब नज़र आने लगी हैं। तो बड़ी बात है ये, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर है जहाँ से कि हिमालय की चोटियाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से माउंट एवरेस्ट नज़र आने लगा है। तो ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के बहुत अच्छे सुधार हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते। तो ऐसी कई सारे इसके अंदर बताई गई हैं चीज़ें, कई सारे राज्यों के बारे में बताई गई हैं कि किस प्रकार से उनमें सुधार देखने को मिला है। तो ये कुछ 1-2 एग्जाम्पल हैं जो कि आज यहाँ पे शेयर किए गए हैं न्यूज़पेपर के द्वारा कि किस प्रकार से लॉकडाउन का प्रभाव प्रकृति पे पड़ा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अहम हो जाती हैं। यहाँ वैक्सीन की बात की जा रही है। तो दिल्ली एम्स ने पहला जीनोम सीक्वेंस स्टडी की है। जीनोम सीक्वेंस स्टडी में ये पता लगाया है कि क्यों है, में ये स्टडी ये भी बात की गई है। और यहाँ पे बताया गया कि जिनको वैक्सीन लग गई है उनको मृत्यु से सुरक्षा मिल जाती है। यहाँ इस स्टडी में ये पता लगा है, जीनोम सीक्वेंस स्टडी में, वैक्सीन सुरक्षा चक्र के बाद कोरोना से मौत का खतरा नहीं। मतलब ये बात बोली गई है, यदि आप वैक्सीन लगवाते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि ये अच्छी बात है जो कि सामने निकल कर आई है इस स्टडी में। तो क्यों है, में स्टडी, वैक्सीन भले ही संक्रमण से 100% प्रतिरोध क्षमता ना दे लेकिन शरीर को संक्रमण से मुकाबले की शक्ति देती है। यानी कि बता रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आप पॉजिटिव हो सकते हो, संक्रमित हो सकते हो, लेकिन आपकी जो डेथ है उसके बहुत ही नगण्य, मतलब माइन्यूट से चांसेस हो जाते हैं डेथ होने के, बहुत ही कम केसेस हैं इसके। तो ये बात बताई गई यहाँ पे। तो 63 मरीजों को शामिल किया है एम्स की स्टडी में। इसमें 36 मरीजों को दोनों, जो 36 पेशेंट थे उनको दोनों डोज दी गई थी। यहाँ पे 27 को 1 डोज लगी थी। तो ये बात बोली गई है। और 53 मरीजों को कोवैक्सीन और 10 मरीजों को कोविशील्ड की डोज लगी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने स्टडी की है। और यहाँ पे बताया गया है कि जितनी ज़्यादा हम वैक्सीनेशन करते जा रहे हैं तो रिकवरी रेट अच्छी हो रही है, प्लस कोरोना संक्रमण जो है वो कम हो रहा है देश के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को अनुमति दे दी गई है। तो देखते हैं भारत में क्या पॉलिसी रहती है आने वाले समय में जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको लेकर के। तो क्या देखने को मिलता है कि वैक्सीन को कैसे उनके लिए लगाया जाएगा, क्या प्रोग्राम उनके लिए रहता है। तो ये आने वाले समय में पता लगेगा। ये एक याचिका डाली गई थी 5G को लेकर के जूही चावला ने। तो इनके द्वारा जो याचिका डाली गई थी उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और इस याचिका लगाने वाले पर 20 लाख का जुर्माना, यानी कि जूही चावला जी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। रीज़न इसका बताया कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जो कि इनको द्वारा किया गया। इसमें कोई उनको वैलिड पॉइंट नहीं लगता है। जो याचिका इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर दी हुई थी 5G को लेकर के, तो इसको खारिज कर दिया गया है पूरी तरीके से। यहाँ बात की गई है, ये एक कलाकृति, एक पेंटिंग है। कलाकार ने 13 लाख में बेची है अपनी अदृश्य कलाकृति। यानी कि आपको दिखेगी नहीं कि ये क्या कला इन्होंने बनाई है।
लेकिन आप समझ सकते हैं कि कलाकार किस किस तरीके से चीज़ों को पेश कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए यहाँ पे लगाई गई है। तो बात की जा रही है इटली की, तो अदृश्य कलाकृति $18,000 से ज़्यादा में खरीदी गई। भारतीय रुपयों में इसकी कीमत 13 लाख रुपए है। इटालियन कलाकार हैं साल्वाटोर गराओ ने इस अदृश्य कलाकृति को बनाया है। खरीदार का नाम गुप्त रखा गया है। गराओ ने अपनी कलाकृति को लो सोनो नाम दिया है। इसका मतलब है IM, इसको IM भी बोला गया है। तो ये इसका इन्होंने नाम दिया है। ये इस प्रकार की कलाकृति आप देख सकते हैं पीछे ये बनाई हुई है। मतलब आपको पता नहीं लगेगा, जो नॉर्मल जो लोग होते हैं इनको इतना नॉलेज नहीं होती है, उनको पता नहीं लगेगा कि किस प्रकार की चीज़ ये डेवलप की है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि अजब गजब में, कि अदृश्य कलाकृति को यहाँ पे 13 लाख में सेल किया गया है। ये बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। RS 2018 के जो इंटरव्यूज़ हैं 21 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी इसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो ये जारी किया गया है RPSC सचिव शुभम चौधरी के द्वारा। इस प्रकार की ये नोटिस जारी किया गया है। ये तिथियां बताई गई है इसमें, कब से स्टार्ट हो रहे हैं साक्षात्कार। पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती होनी है। ये नई न्यूज़ निकल के सामने आई है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 8,438 पदों पर होगी नई भर्ती। भर्ती प्रक्रिया 2 वर्ष में पूरी की जाएगी। होम डिपार्टमेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। यहाँ बात की जा रही है कि जो खाद्य तेल हैं, यानी कि आजकल आपको पता होगा रिफाइंड वगैरह ये चीज़ें, सारे के सारे ऑयल काफ़ी ज़्यादा इनके दाम हो गए, तकरीबन डबल पहुँच गए हैं। तो आपको बता दूं कि 90% इस प्रकार के जो तेल हैं हम बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इन पर अब सरकार कुछ टैक्स घटाने जा रही है आने वाले समय में। तो सरकार जब टैक्स इन पर घटा देगी तो इनके जो दाम हैं वो कुछ नीचे आते हुए दिखेंगे आपको। तो इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जा रही है, इस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो अब जो कमिंग टाइम है उसमें आपको तेल के जो दाम हैं वो थोड़े से कम दिखाई देंगे इसके कारण। ये बात की जा रही है इनकम टैक्स विभाग की। तो मोदी सरकार के नाम जुड़ा है एक और रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड क्या है कि 21 साल बाद आम आदमी ने कंपनियों से ज़्यादा टैक्स भरा है यहाँ पे। तो क्या बात बोल रहे हैं कि एक होता है कॉरपोरेट टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, और एक होता है इनकम टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। ये इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्ति होते हैं उनकी इनकम पे लगता है, और ये जो कंपनियां होती हैं उनकी इनकम पे लगता है कॉरपोरेट टैक्स। तो आप देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में ये डिफरेंस है 4.57 लाख करोड़ और 4.69 लाख करोड़ ये वसूल किया गया है। तो कितना आप देख सकते हैं, ये जो टैक्स है ज़्यादा है कॉरपोरेट टैक्स से। तो ये एक अच्छी बात है, एक रिकॉर्ड बता रहे हैं इसको मोदी सरकार के नाम। तो ऐसे बदलते गए हालात बताया गया है कि 2000 और 2001 से लेकर 19-20 तक कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले आम लोगों की टैक्स भागीदारी कम रही। लेकिन 20-21 में ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 4.57 लाख करोड़ रहा, जबकि इनकम टैक्स 4.69 लाख करोड़ रहा। 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब कॉर्पोरेट टैक्स 4.28 लाख करोड़ था, जबकि इनकम टैक्स केवल 2.65 लाख करोड़ था। तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है इस चीज़ को लेकर के। तो देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे 2 प्रकार के टैक्स होते हैं भारत में। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स के लिए एक बॉडी है जिसको बोलते हैं CBDT, नाम याद रखिएगा, CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस इसका नाम, फुल फॉर्म है इसका CBDT का। ये डील करती है डायरेक्ट टैक्सेस को। तो इसके तहत इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे के सारे जो कर हैं ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स के लेकर के GST कानून आया, जिसको लेकर GSTN नेटवर्क बनाया गया है। तो उसके द्वारा अब इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हुआ करते थे पहले, बहुत सारे टैक्सेस को मिला दिया गया है और अब बन गया है केवल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसके अलावा कुछ टैक्सेस हैं स्टेट के पास भी हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन वो बहुत कम रह गए हैं अब। तो मेजर जो टैक्सेस थे वो GST में शामिल कर लिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स का भाग होते हैं। तो यहाँ बात की गई है डायरेक्ट टैक्स की, जिसमें कि बताया गया है कि इनकम टैक्स अभी ज़्यादा निकल गया है 2020-21 के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स से मतलब आगे निकल गया है। अगर हम वसूली के बारे में बात करें, जो सरकार की इनकम होती है ये, तो इनकम टैक्स से काफ़ी ज़्यादा इनकम हुई है इस बार सरकार की 2020-21 के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है
कि कॉरपोरेट जो टैक्स है कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन भी हो सकता है, इसीलिए ये कम हो सकता है। पहली चीज़ ये भी है, मतलब ये कि ये इसके एक पॉइंट हो सकते हैं इसको लेकर के कि क्यों कम रहा है ये। पहली चीज़ कि हो सकता है कि टैक्स का इवेजन हो यहाँ पे, हो सकता है कि जो कंपनीज हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं तो उनकी इनकम नहीं हो पा रही है इतनी, तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ आती है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ कोई कंपनी है और उसके ऑफिसेज कई सारे देशों में हैं, तो वो क्या करती है कि जिस देश में जो टैक्स की रेट है वो कम होती हैं, तो ये जो देश है, मान लीजिए भारत है और हम लेते हैं कि यहाँ पे देश सिंगापुर जहाँ पे कि टैक्स की रेट कम है, तो वो क्या करेगी कि भारत के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है और यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो कम दिखाती है और यहाँ अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाती है सिंगापुर के अंदर, क्योंकि टैक्स कम है यहाँ पे, यहाँ टैक्स ज़्यादा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देना दूसरी कंट्री में जहाँ पर कि टैक्स की रेट्स कम है यहाँ पे, और इस भारत देश में इन कंपनीज को कम टैक्स देना होगा, तो ये भी एक इसका रीज़न हो सकता है। देखते हैं कि और क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही होना चाहिए, वित्त वर्ष अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च इसका एंड होता है। अच्छा, मुझे बताइए आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये मेरा आपसे प्रश्न है यहाँ पे। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष बताइए कब से स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। यहाँ भी जो मौद्रिक नीति है उसकी समीक्षा की गई है, यानी कि एमपीसी जो बनती है कमेटी, 6 लोग जिसके अंदर होते हैं, इसको हेड करते हैं आरबीआई की गवर्नर शशिकांत दास साहब हैं ये अभी। तो इनके द्वारा बोला गया है कि लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं मिला है, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं इसमें, ना ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट में कोई बदलाव किया गया है। तो सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो पहले थी। मतलब ये जो एमपीसी होती है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठती है, तो इस बार इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सारी की सारी चीज़ें वही रखी गई हैं जो कि पुरानी थी उसमें। तो ये चीज़ निकल के सामने आई है। यहाँ बात की जा रही है नौसेना की, 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसको मंजूरी मिल गई है। तो जो चाइना है वो जो अपनी गतिविधियाँ बढ़ाने लगा है हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाता ही है वो, तो कई सारी पनडुब्बियाँ उसके पास, तो उसके चलते भारत ने भी उसको टैकल करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया। इसके तहत स्वदेशी आधार पर यानी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी, तो हम इसमें आत्मनिर्भर बन जाएंगे। 43,000 करोड़ की योजना है ये, जिसके तहत पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। तो 6 आधुनिक पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। यहाँ बता रहे हैं कि 7 वर्ष लगेंगे पहली पनडुब्बी मिलने में, इस प्रकार की बात की गई है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है, तो इसके तहत पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी भारतीय नौसेना के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती हैं इस प्रकार की, जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है बुंदेलखंड की, तो 2 लाख पेड़ों की चढ़ेगी बलि, हीरा निकालेगा बिड़ला ग्रुप। तो बिड़ला ग्रुप ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है हीरा निकालने का। ये जो एरिया है बुंदेलखंड का, तो मध्य प्रदेश में छतरपुर के बक्सावार जंगलों में हीरा खनन के लिए लाखों पेड़ की कटाई को लेकर हो रहे विरोध के बीच एक्सेल माइनिंग इंडस्ट्रीज ने अपना माइनिंग प्लान सरकार को जमा करा दिया है। एक तरफ हम आज बात कर रहे हैं 5 जून की, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, हम पेड़ लगाने की बातें करते हैं, लेकिन 2 लाख पेड़ जो कि कितने बड़े, आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ को बड़ा होने में, पूरा बड़ा होने में कितना समय लगता है, और महज 2 लाख पेड़ों को, यानी कि 2 लाख पेड़ों को आप कुछ ही समय में पूरा का पूरा काट देंगे। अब इनके द्वारा बोला जाता है कि हम 2 लाख नहीं 5 लाख पेड़ यहाँ पे उगाएंगे, यानी कि दूसरी जगह पे लगाएंगे, ऐसी बातें ही बोलती हैं ये कंपनियां। लेकिन ये 5 लाख पेड़ कब तक इतने बड़े हो पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। प्लस क्या ये सस्टेन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, महज केवल एक डेटा है, सरकारी आंकड़ा है कि इतने पेड़ लगाए जाएंगे, तो इसकी भरपाई कैसे होगी ये भी सरकारों को सोचना चाहिए, ना कि केवल हीरा निकालने के बहाने इतने पेड़ों की कटाई हो जाती है। तो इसका विरोध भी देखने को मिलता है। ये जो नक्सलाइट वाला सिस्टम है यहीं से स्टार्ट होता है ये, कि जो प्राकृतिक चीज़ें उनका दोहन किया जाता रहा है, मतलब अंधाधुंध दोहन अभी भी चालू है। मतलब इसको लेकर सरकारें क्यों एक्टिविटी नहीं दिखा रही हैं, क्यों कोई कड़े एक्शन नहीं ले रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि घातक भी हो सकती हैं आने वाले समय में। तो ये जो चीज़ें हैं इनको सरकार को अच्छे से डील करना चाहिए और फुल एक अच्छा सा प्लान लेके आना चाहिए, एक्शन प्लान लेके आना चाहिए इनको डील करने के लिए। ये बात की जा रही है फुकुशिमा डिज़ास्टर की। तो फुकुशिमा डिज़ास्टर 2011 में हुआ था,
तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जापान के फैसले से प्रदूषण का डर है, यानी कि पॉल्यूशन का डर है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोधर्मी पानी छोड़ने के जापान के फैसले के खिलाफ साउथ कोरिया की राजधानी सोल में जापानी दूतावास के निकट प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था 2011 में, तो वहाँ पे अब ये रेडियोधर्मी जो वहाँ पे पानी है उसको छोड़ने को लेकर के ये जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि अगर ये समुद्र में छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हानि पहुंचाएगा समुद्री एरिया को, एनवायरनमेंट को। तो इसके चलते ये विरोध देखा जा रहा है दक्षिण कोरिया के अंदर जापान के फैसले के चलते। तो ये याद रखिएगा फुकुशिमा डिजास्टर कब हुआ था, 2011 में हुआ था। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।